गुड आफ्टरनून दोस्तों। गवर्नमेंट बजट आज का वीडियो नंबर 4, चैप्टर नंबर 10 चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट भैया एक एनुअल स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, एस्टीमेट शो करता है। किन चीजों का एस्टीमेट शो करता है? रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का। क्लियर है? जो कि फिस्कल ईयर में हम लोग अर्न करते हैं या स्पेंड करते हैं। कौन बोल रहा है? अपन मतलब कौन? गवर्नमेंट। यहां तक चले। अब ध्यान से समझो, ये जो फिगर्स रहेंगी वो एक्चुअल नहीं रहेगी, कि क्या रहेगी दोस्तों? एस्टिमेटेड रहेंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द गवर्नमेंट बजट। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ यूनियन बजट पे फोकस करेगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट बजट जो बनाएंगे उस पे फोकस करेंगे। क्लियर है? अब देखो, एक्सपेंडिचर रिसीट्स आर प्लैंड मतलब जो इस साल गवर्नमेंट को अचीव करना है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, चाहे वो सोशल वेलफेयर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। उसके हिसाब से वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को देखेंगे या उसके बारे में प्लान करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर जो है एनुअल बजट शो करेंगी फरवरी ईच ईयर फर्स्ट डे, और बजट स्पीच में लोकसभा में ये जाने वाला है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दो कंपोनेंट है दोस्तों, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में आता है रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयरएज कैपिटल बजट में आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। सबसे पहले चालू करते हैं जितनी भी हमारे पास रिसीट्स हैं, दैट इज बजट रिसीट्स। ऑल सोर्सेस ऑफ मनी रिसीट्स, जितने भी सोर्सेस हैं, तो दो सोर्सेस हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स दोस्तों, और एक क्या होता है? कैपिटल रिसीट। दूसरा कौन होता है? कैपिटल रिसीट। यहां तक चले। अब अपन चलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की तरफ। ऐसी कोई भी रिसीट्स गवर्नमेंट की जिससे ना तो असेट और लाइबिलिटी पे इंपैक्ट आ रहा है। कैसा इंपैक्ट दोस्तों? ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना एसेट रिड्यूस हो रही है, उसको कौन सी रिसीट्स बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। देखो क्या लिखा है, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट, तो उनको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। ये रिकरिंग नेचर की है, रेगुलर नेचर की, एक नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी। इंडिया में देश कोई भी चलाए, चाहे मोदी जी चलाए, चाहे कांग्रेस से कोई चलाए या कोई और पार्टी भी चलाए, ये हमारे कंट्री का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। ये तो रेवेन्यू रिसीट्स आएगी ही आएगी और रेगुलर नेचर में आएगी। अब आगे चलते हैं। रेवेन्यू रिसीट बनने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, क्रिएट नहीं होनी चाहिए लाइबिलिटी, रिड्यूस नहीं होनी चाहिए आपकी एसेट। अब रेवेन्यू रिसीट्स में दो पार्ट होते हैं दोस्तों, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट को टैक्स सोर्सेज से जितनी भी रिसीट्स आती है उसको टैक्स रेवेन्यू में रखते हैं, और टैक्स के अलावा भी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है ना, जैसे लाइसेंस फी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, लाइसेंस फी हो गया। ये सारे जो इनकम है गवर्नमेंट की, जो रेवेन्यू है वो अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू है, तो उनको क्या लिख देते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स रेवेन्यू ध्यान से समझो, ये सम टोटल ऑफ रिसीट्स फ्रॉम टैक्सेस एंड अदर ड्यूटीज लिखा है, जो कौन इंपोज कर रहा है? गवर्नमेंट। जो टैक्स होता है ना दोस्तों, वो यूनिलेटरल रिसीप्ट है। यूनिलेटरल क्या है वो? यूनिलेटरल मतलब गवर्नमेंट आपसे जब टैक्स लेता है तो सिर्फ आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं देगा इन रिटर्न। मतलब आप अगर 1 लाख रुपए उनको टैक्स दे रहे हो तो ऐसा नहीं वो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट इन रिटर्न इमीडिएटली देंगे, इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो खर्चा है, ये जो आपसे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे खर्चा होगा, ये एविएशन पे खर्चा होगा, ये स्कूल्स इंडस्ट्रीज पे खर्चा होगा, या फिर मान के चलो पोल्यूशन को ठीक करने में खर्चा होगा। तो बेसिकली हर जगह पे इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट होने वाला है, तो डायरेक्ट रिटर्न नहीं है। इसलिए क्या लिखा है? गवर्नमेंट मिल रहा है इनको विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। यहां तक चले। टैक्स रेवेन्यू दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस कैसे क्लासीफाई कैसे करेंगे उससे पहले इनकी मीनिंग डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना वो दोस्तों इनकम या प्रॉपर्टी पे लगता है, किसके? इंडिविजुअल या फिर कंपनी के। अब देखो सर, इंडिविजुअल की इनकम पे और प्रॉपर्टी पे तो समझ में आ गया, इंस्टीट्यूशन के प्रॉफिट पर लगेगा। किस पे लगेगा दोस्तों? प्रॉफिट पर लगेगा। क्लियर है? अब आगे ध्यान से समझो। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगेगा? ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ये जो बर्डन है, ये जो मॉनेटरी बर्डन है, मतलब जीएसटी के कारण आपका जो गुड्स महंगा हो गया, ये जो मॉनेटरी बर्डन है, ये सीधे किस पे आता है? जो इस प्रोडक्ट को क्या करने वाला है? फाइनल यूजर है, या वो जो परचेस करने वाला है, जो पे करने वाला है, वो होता है दोस्तों इसका बर्डन उठाता है। तो ध्यान से समझो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि डायरेक्ट टैक्स आपकी प्रॉपर्टी इनकम पर लग रहा है, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी बर्डन को आप तक लेके आ रहा है।
डायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी टू पे और बर्डन टू पे, मतलब लॉफुली किसको टैक्स देना चाहिए और एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा, वो दोनों सेम पर्सन होते हैं। वेयर इज इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यहां पर लॉ के हिसाब से तो सेलर को पे करना है टैक्स, लेकिन वो बर्डन शिफ्ट कर देता है। कौन सा बर्डन? मॉनेटरी बर्डन। किस पर? फाइनल यूजर पर। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ना, सेम पर्सन होने के कारण आप शिफ्ट नहीं कर सकते क्या चीज दोस्तों? बर्डन। लेकिन क्योंकि एक्चुअल बर्डन और लायबिलिटी टू पे यहां पर डिफरेंट पर्सन में रहती है इनडायरेक्ट टैक्स में, तो बर्डन क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है। तो कैसे क्लासिफाई करें? सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्ट टैक्स, अगर आपको उसको डायरेक्ट टैक्स पहचानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स पहचानना है, तो आप ये देखिए बर्डन टू पे, लायबिलिटी टू पे डिफरेंट पर्सन पे कि सेम पर्सन पे। अगर बर्डन शिफ्ट किया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, आपको ही बॉर्न करना है, तो डायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहला है दोस्तों, ये अपार्ट फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू, गवर्नमेंट को जो इंटरेस्ट मिलता है, कहां से? वो जो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन या टेरिटरीज या प्राइवेट या जनरल पब्लिक किसी को लोन देती है, तो वहां से जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो प्रॉफिट और डिविडेंड। गवर्नमेंट के दो जगह काम है। गवर्नमेंट डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखी है, दैट इज रेलवे, और गवर्नमेंट ने कहीं डायरेक्टली नहीं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो जब आप खुद एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू अर्न कर रहे हो पैसा, तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। वेरेज अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट या शेयर परचेस किए, तो वहां से प्रॉफिट का कुछ पार्ट मिलेगा। तो जब आपके इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा मिलता है, वो हो जाता है दोस्तों डिविडेंड, और जब आपको आपके अंडरटेकिंग से कुछ पैसा मिलता है, तो वो हो जाता है दोस्तों प्रॉफिट। तो आपको कहां कहां से मिल सकता है? भेल, LIC, इंडियन रेलवे। अब आगे चलते हैं। फीस, किसी भी तरीके का सर्विस जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट, उसको रिकवर करने के लिए, उसकी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए जो भी फीस चार्ज की जा रही है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो पेमेंट जो गवर्नमेंट को मिलेगा वो फीस कहलाएगा। अगला क्या है? लाइसेंस। गवर्नमेंट क्या है ना, गवर्नमेंट क्या है? सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, रेगुलेशन के लिए हो सकता है, या इक्वालिटी के लिए हो सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी कभी किसी एक्टिविटीज के लिए आपसे रिटर्न परमिशन बोलती है कि हमसे रिटर्न परमिशन लो। तो किसी भी एक्टिविटी के लिए जब आप रिटर्न परमिशन गवर्नमेंट से लेते हैं, तो आपको लाइसेंस फी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? लाइसेंस फी। जैसे आप व्हीकल का बोल सकते हो, गन का बोल सकते हो, या रेती जो सैंड होती है ना, उसको नदी से एक्सट्रैक्ट करने के लिए लाइसेंस हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे लाइसेंस होते हैं। तो लाइसेंस के लिए आपको फीस देना पड़ता है रिन्यूअल करने के लिए, तो वो भी लाइसेंस फी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी इनकम है। अब आते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज। ये किस पे लगता है दोस्तों? लॉ ब्रेकर पर, ये आपको पता है। एस्टीड, गिफ्ट्स, फॉरफीचर, स्पेशल असेसमेंट। गिफ्ट्स भी इजी। गिफ्ट्स क्या है भैया? ये पहली बात तो फिक्स्ड सोर्स नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? ये फिक्स्ड सोर्स नहीं है, ये आपको जनरली रिसीव होता है। जनरली मतलब जैसे फ्लड के टाइम पर, फेमाइन के टाइम पर, किसी भी टाइप के शॉर्टेज के टाइम पर आपको मिलेगा। अब फॉरफीचर क्या होता है, ध्यान से समझना। सॉरी, एस्टीड क्या होता है? कोई भी इंसान विदाउट एनी लीगल हायर डिसाइड किए, वसीयत डिसाइड किए, अगर उनकी डेथ हो जाती है और उनकी प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर रहा, नॉन क्लेमेंट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी को उठाएगी, ऑक्शन करेगी, वहां से जो रेवेन्यू आएगा वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। वेयर एज फॉरफीचर मतलब क्या होता है? जब किसी को कंप्लायंस ऑर्डर दिया जाता है या कोई फुलफिलमेंट ऑर्डर दिया जाता है कि आप एक काम करिए, कि आप ये वाला काम करो। जैसे एक फैक्ट्री को बोला गया कि आपकी वजह से जितने लोगों को लॉस हुआ है, जिस भी एक्सीडेंट की वजह से, आप उन सबको, फैमिलीज को 5-5 लाख रुपए कंपनसेट करो। तो ये कंप्लायंस ऑर्डर है। अगर आप नहीं मानोगे तो हो सकता है आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करे, या आपके ऊपर हो सकता है कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, या हो सकता है आपको कंपनी बंद करना पड़े। तो दो वर्ड याद रखना है, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट के किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण, किसके कारण दोस्तों? एप्रिशिएटेड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, आपकी जो एसेट है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या हुई है दोस्तों? एप्रिशिएट हुई है। तो जो एप्रिशिएट हुई है ना, उसमें से थोड़ा सा परसेंट गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी और बोलेगी सर हमारी वजह से आपकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई है एसेट की, तो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, हमको यहां पर खर्च करना है। क्लियर? कैपिटल रिसीट,
कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट की वो रिसीट्स है या तो दो कंडीशन जो फुलफिल कर रही है, या तो उससे लाइबिलिटी बढ़ रही है या तो एसेट डिक्रीज हो रही है। अब लाइबिलिटी कब बढ़ेगी दोस्तों? जब आप बोरो करोगे, आप कोई लोन लोगे तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि फ्यूचर में आपको उसके पे करना है। रिकवरी ऑफ लोन, आपने कभी किसी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी को या जनरल पब्लिक को, आपने किसी भी कंपनी को लोन दिया था, अब लोन वापस आ गया, तो जिस साल लोन दिए थे तो एसेट क्रिएट हुई थी लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में। लेकिन अगर अब वो एसेट जो लोन है वापस आ गया, रिकवर हो गया, तो आप एसेट को वहां से क्या कर दोगे? डिलीट कर दोगे, डेटर को हटा दोगे। अब आगे चलते हैं अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स में दो है दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा एलपीजी चैप्टर के हिसाब से 1991 में गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि प्राइवेटाइज करना है। अब टेंशन ये था कि गवर्नमेंट के सामने प्राइवेटाइज किसको करे, नाम के हिसाब से कर ले क्या, कि कोई दिन डिसाइड कर ले, कि अल्फाबेट के हिसाब से कर ले, करे क्या? तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर पीएसयू है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है, उनको क्या किया जाए? प्राइवेटाइज। अब जब प्राइवेटाइज करेंगे तो शेयर तो हम प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे, लेकिन उनसे पैसा आएगा, तो ये पैसा कहां जाएगा दोस्तों? कैपिटल रिसीट्स के फॉर्म में। क्यों कैपिटल रिसीट में जाएगा? क्योंकि हमारी एसेट जो है, जो हमारी एसेट थी गवर्नमेंट की, वो क्या हो गई है? डिक्रीज। स्मॉल सेविंग, पोस्ट ऑफिस के पास या फिर मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो एंड ऑफ द डे है तो हमारा, तो इसका मतलब उनका तो है नहीं, तो हमने उनको पैसा दिया है, उनको एक लाइबिलिटी दी हुई कि भैया पैसा आप सेफ रखो, जब हम मांगने आएंगे तब आप हमको दे देना। तो ये गवर्नमेंट के लिए स्मॉल सेविंग के फॉर्म में गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रिसीट रेवेन्यू है कि कैपिटल रिसीट? अगर वो एसेट रिड्यूस या लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है तो कैपिटल रिसीट क्या हो जाएगी? वो कैपिटल रिसीट। अगर एसेट और लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो क्या बन जाएगा? वो रेवेन्यू रिसीट्स। ये तो हो गया रिसीट्स का पार्ट दोस्तों। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। गवर्नमेंट क्या है, चाहे डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो चाहे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हो, खर्चा तो गवर्नमेंट को देश चलाने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो रेगुलर नेचर के होते हैं, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रिपेयर मेंटेनेंस, पेंशन, ये ऐसे खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये ऐसे खर्चे जो रेगुलर नेचर के, करना पड़ेगा, अनअवॉइडेबल है। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो डेवलपमेंट पर या फिजिकल स्टॉक पर या कैपिटल स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट पर्पस से किया जाता है, तो वो कौन सा खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहला है दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ना तो इससे एसेट क्रिएट होगी, ना इससे लायबिलिटी पे ऑफ होगी। एग्जांपल के लिए आपने लोन लिया, अब आप लोन भी पटा रहे हो और इंटरेस्ट भी पटा रहे हो। मान के चलो इस साल आपने इंटरेस्ट बस पटाया, तो क्या इंटरेस्ट पटाने से लोन अमाउंट पड़ जाएगा क्या? भैया प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, जो लोन आपने लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। ये चार्जेस ले रहे हैं एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो इंटरेस्ट पटाने से आपकी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही। तो ऐसे खर्चे जिससे लायबिलिटी पे ऑफ नहीं होती, ना तो एसेट इंक्रीज होती है। तो दो कंडीशन है, ना तो एसेट क्रिएट होनी चाहिए, ना तो लायबिलिटी पर कोई रिडक्शन वाला इंपैक्ट आना चाहिए। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, क्योंकि हमने किस पर खर्चा किया है दोस्तों? कैपिटल स्टॉक पर। किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर तब बोला जाएगा जब वो दो कंडीशन फुलफिल करें, या तो वो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट कर रही है या लायबिलिटी क्या कर रही है दोस्तों? रिड्यूस। सर तो कैसे पता करें कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखिए पहले तो रेगुलर, इररेगुलर, पहले ये देख लो। दूसरा ये देखो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है कि ये एक्सट्रीम लेवल का खर्चा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो एसेट और लायबिलिटी। अगर वो रिड्यूस कर रहा है लायबिलिटी और एसेट क्रिएट कर रहा है तो वो बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो ना तो एसेट क्रिएट कर रहा है और ना ही लायबिलिटी रिड्यूस कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात करते हैं डेफिसिट के बारे में। बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों? डेफिसिट। बहुत मस्त टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन। बहुत ध्यान से सुनना ये वाली चीज। बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट बहुत अच्छे से समझना। बैलेंस बजट कब होगा? पहली बात तो डेफिसिट या डेफिसिट आने के चांसेस कब बनते हैं? बेसिकली डेफिसिट भी छोड़ो, बैलेंस गवर्नमेंट के रेवेन्यू साइड और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर साइड में जब डिसइक्विलिब्रियम हो, डिसइक्विलिब्रियम मतलब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल ना हो, तब कुछ ना कुछ तो बैलेंस बचेगा। देखो चांसेस बहुत कम है कि बैलेंस हो जाए, मतलब जितना एक्सपेंडिचर उतना रेवेन्यू, ये बहुत कम चांसेस है। तो क्या लिखा है? बैलेंस बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीव्स आर इक्वल टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, बैलेंस्ड बजट मतलब एस्टिमेटेड रिसीव्स आर इक्वल्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। बट ये होगा नहीं,
इट इज एन आइडियल सिचुएशन बट नॉट प्रैक्टिकली एट टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। जिस तरह की डेवलपिंग कंट्री हमारी है, कोई ना कोई तो प्रोडक्ट महंगा और कोई ना कोई तो प्रोडक्ट सस्ता होगा, क्योंकि कंपटीशन भी है और क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना डिसीजन ले रहा है प्राइस को बढ़ाने और कम करने में। अब ध्यान से समझो, सरप्लस और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट मतलब आपने खर्चा कम किया, खर्चा क्या किया, कम किया। अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है मतलब मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप सरप्लस बजट लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खर्चे को क्या कर रहे हो, कम, खर्चा क्या कर रहे हो, कम, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन थोड़ी करेक्ट होगी। लेकिन आप ब्लंडर कर दोगे अगर आप सरप्लस बजट कब लेके आओगे, डिफ्लेशन के केस में, क्योंकि उसमें मनी सप्लाई बढ़ाना होता है और आप तो यहां पर खर्चे को रोक रहे हो। क्लियर, वही लिखा है। सरप्लस बजट मतलब रिसीट्स आर ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इन केस ऑफ सरप्लस बजट, मोर मनी इज बीइंग टेकन अवे बाय गवर्नमेंट being injected in the economy. It helps to reduce the level of aggregate demand in the economy जब कंट्री में क्या चल रही हो, एक्सेस डिमांड। लेकिन अगर आपने सरप्लस बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन कर दिया तो ये सिचुएशन को खराब कर देगा। सेम गोज विद डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कब लेके आना चाहिए, डेफिसिट बजट कब लेके आना चाहिए, ध्यान से समझो। दैट इज एक्सपेंडिचर ज्यादा कब करना चाहिए, जब आपकी कंट्री में आपको मनी सप्लाई पहुंचाना है। और मनी सप्लाई कब पहुंचाना होता है दोस्तों, इन केस ऑफ डिफ्लेशन। तो अगर आपने गलती से डिफ्लेशन के केस में सरप्लस बजट कर लिया तो दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और इन्फ्लेशन के केस में अगर आपने डेफिसिट बजट कर लिया तो बहुत दिक्कत चल जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेंडिचर बढ़ा के रखे हो और इन्फ्लेशन में आप और एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो। तो देखो क्या लिखा है, डेवलपिंग कंट्री जनरली हैव डेफिसिट बजट। क्यों, क्योंकि हमको एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है, चाहे लोन लेके करो चाहे कुछ भी करो। अब इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हमें क्या करना चाहिए, डेफिसिट डिमांड यूज करना चाहिए। लेकिन अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन है, तो उस टाइम पर अगर आप डेफिसिट बजट ले जाओगे तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी और कहां चले जाएगा, और इन्फ्लेशनरी की तरफ। तीन टाइप के डेफिसिट होते हैं दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट के नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का जो खर्चा है, जो उन्हें रेगुलर करना पड़ता है, उसके लिए भी उनके पास फंड की कमी हो रही है। मतलब वो नॉर्मली भी उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो जितना अर्न नहीं कर पा रहे हैं या जितना खर्चा आपकी अर्निंग से ज्यादा हो रहा है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। इसका फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर minus revenue receipts. Revenue deficit signifies that government's own revenue is insufficient to meet the expenditure on normal functioning of government. Implication, देखो क्या लिखा है, implications, ध्यान से समझो। रेवेन्यू डेफिसिट अगर ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की क्या शो रही है दोस्तों, इनएबिलिटी। कैसे इनएबिलिटी, कि आप अपने रेगुलर रिकरिंग खर्चे भी मीट नहीं कर पा रहे हो, आपकी इनएबिलिटी शो रही है, गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा है, या तो मैं बोलूं कि आप पुअर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। गवर्नमेंट को हो सकता है डिस सेविंग, जो अपनी सेविंग्स पुरानी है, जो आपने सोचा था किसी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में यूज करेंगे, वो आपको यूज करना पड़ सकता है। आपको कैपिटल रिसीट्स की तरफ जाना पड़ सकता है, और अगर आप कैपिटल रिसीट्स की तरफ गए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मतलब क्या, अगर आपने लोन लिया खर्चा करने के लिए तो आपके पास पैसा तो है नहीं, मतलब आप एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कर रहे हो, जितना मनी सप्लाई है नहीं उससे ज्यादा आप मनी सप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब वहां पर एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई होगा। और जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आने की सिचुएशन बनती है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है। क्या वार्निंग सिग्नल है, या तो एक्सपेंडिचर को कम कर लो या रेवेन्यू को बढ़ा लो। तो इसके लिए कंसेप्ट बनता है मेजर टू रिड्यूस, क्या लिखा है, रेवेन्यू डेफिसिट। आपको क्या करना है, आपको या तो एक्सपेंडिचर को क्या करना है, अवॉइड। कौन से एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव, या फिर आपको जो बहुत सारे सोर्सेज हैं टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दैट इज रिसीट्स के, उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा खर्चा अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव है, ये गवर्नमेंट का आरबीआई एडवाइजरी वाला जो रोल है ना, उसके हिसाब से करेगी। अगला है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट।
फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। खर्चे का वो पार्ट जो आपके टोटल रिसीट्स के आपसे जेब से नहीं दूसरे के जेब से फुलफिल हुआ। डेट ट्रैप कैसे होता है दोस्तों, आपने बोरो किया, आपने अगर बोरोइंग्स की तो ये किसको बढ़ाएगा, फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट से दो अमाउंट आएगी, एक आएगा दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट और एक आएगा दोस्तों इंटरेस्ट अमाउंट। अगेन इंटरेस्ट अमाउंट किसको बढ़ा देगा दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बढ़ा देंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को। और रेवेन्यू डेफिसिट के लिए वापस से आपको क्या लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स। तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, डेट ट्रैप। हो सकता है गवर्नमेंट आरबीआई को बोले कि सर हमारे पास मनी सप्लाई नहीं, तो न्यू करेंसी प्रिंट कर दो। न्यू करेंसी प्रिंट होगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो सिचुएशन क्या आएगी दोस्तों, इन्फ्लेशनरी। फॉरेन डिपेंडेंस क्या है ना, कभी कभी आपको इंटरनल सोर्सेज से ना लेके आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी बोरो करना पड़ता है, क्योंकि इंटरनली उतना फंड अभी अवेलेबल नहीं है खर्चों को मीट करने के लिए। तो वो हमारा फॉरेन डिपेंडेंसी दिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। हो सकता है आपने जिस पर्पस के लिए आपने सोचा था कि हम बोरो कर रहे हैं, अब क्या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि रेवेन्यू तो आ जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ता है कि यार अभी तो हमें जो हमने पिछले 2 सालों में बोरो किया उसको पे ऑफ करना है। तो अब रेवेन्यू जिस पर्पस के लिए आपको खर्च करना था, जहां खर्च करने का आपने सोचा था, वहां उसके लिए आपके पास फंड की कमी हो गई है। तो अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, अब आपने लिया था लोन, मान के लिए 10,000 करोड़, लोन लिया है 10,000 करोड़, क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, आपके पास था 20,000 करोड़ का रेवेन्यू और आपने सोचा था रेलवे स्कूल्स इस पे खर्च करेंगे, इनको ठीक करेंगे, पर आपको पता चलता है कि यार लोन को पे ऑफ करना है। तो आप इस 20,000 को, इस 10,000 को लोन को पे ऑफ करने में लगा दोगे, जबकि आपको लगाना कहा था दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे। तो इसका मतलब ये ग्रोथ जो प्रोस्पेक्ट है वो हैम्पर करता है। डिफरेंट ऑप्शन टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट, दो सोर्सेज है, या तो बोरोइंग कर लो या फिर प्रिंटिंग कर लो। प्रिंटिंग से दिक्कत है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, और बोरो से दिक्कत है, आपके फ्यूचर बर्डन पे इंपैक्ट आएगा। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस ईयर बोरोइंग। तो भैया देखो, जितना ये पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू में है, जितना ये पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू में है उतना अच्छा, और जितना ये लो और जीरो आए उतना ज्यादा दिक्कत। इसका ये मतलब है जितना ये लो और जीरो आएगा उसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट के बोरोइंग को तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही ले गया, अब अदर खर्चे के लिए फिर से बोरो करना पड़ेगा। इसीलिए प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हैव कंसिडरेबली इंक्रीज द रिसेंट पार्ट। तो इसका मतलब अगर हाई इंटरेस्ट पेमेंट है पास्ट बोरोइंग पे, तो इसने डिपेंडेंस किस पे दिखाया है, फिस्कल डेफिसिट पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको फिस्कल आपका अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो गया तो आपको अदर खर्चे के लिए फिर से बोरो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर आपको दो पास तरीके हैं, या तो आप बोरो मत करो, लेकिन आपको बोरो करना पड़ेगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट पेमेंट तो ज्यादा चले गया है। तो एक काम करो, इसे ठीक करने के लिए पिछले सालों के जो इंटरेस्ट पेमेंट है उन्हें कुछ हद तक क्या करो, रिड्यूस करो। कैसे? जल्दी से जल्दी क्या पे ऑफ करके, लोन पे ऑफ करके। यहां पे खत्म होता है दोस्तों गवर्नमेंट बजट का पूरा चैप्टर। इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट मैंने स्किप किया है। 2 ऑब्जेक्टिव्स आप याद करके जाएंगे, रिएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। मिलते हैं दोस्तों रात को लाइव सेशन के साथ, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे बाकी क्वेश्चंस।